हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि एफ कैट के बारे में एक बता दो, ठीक है। जैसे कि मैंने कल वीडियो बताया था, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे सारा का सारा जो कि आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, एफ कैट के बारे में जो नोटिफिकेशन मैंने ओपन करके रखा है, ठीक। बिकॉज मैं किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ना जाके, बल्कि उसका जो इस बार का जो 2019 का जो आया था एफ कैट का PDF आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसे मैंने ओपन कर लिया और इसके थ्रू मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा। सारा क्राइटेरिया सिलेबस वगैरह जो होता है सेम होता है हर साल। बस डेट ऑफ बर्थ का जो खेल है और एग्ज़ाम डेट का जो खेल है, ये सब अलग अलग होता है, बाकी हर एक चीज़ तो सेम ही होता है। तो सबसे पहले समझ लो कि एफ कैट का एग्ज़ाम आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे हम जान लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे। सबसे पहले समझ लो कि एफ कैट का जो एग्ज़ाम है आपको इंडियन एयरफोर्स नहीं लेता है, बिकॉज आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है तभी आप एफ कैट का एग्ज़ाम दोगे। और यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ ही नहीं बल्कि गर्ल्स भी इसको अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। आप गए यहाँ पे ध्यान देना, बॉय हो या फिर गर्ल्स, दोनों को अनमैरिड होना जरूरी है। ये तो आपको पता चल गया। अब गई जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो, इतना तो समझ में आ गया। अब एफ कैट का फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे रखा है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट। इसका कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है, एयरफोर्स के एग्जाम से पहले। तो अब गए यहाँ पे आपको देख लो, हम आगे चलते हैं। देखना आपको ये कि इस जो एफ कैट है वो किस किस जो है पोस्ट के लिए या फिर किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी निकालती है ना। तो गई यहाँ पे सबसे पहले तो एक साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आती है, ठीक है, ये समझ लेना, साल में 2 बार वैकेंसी आती है। जो आपका वैकेंसी आती है, एक बार दिसंबर में जो वैकेंसी आता है उसका एग्ज़ाम होता है आपका फरवरी में, ठीक है। एक जो आता है जून या फिर जुलाई के आसपास जो वैकेंसी आता है उसका एग्ज़ाम होता है अगस्त में, ठीक है। आपका एफ कैट का भी साल में 2 बार वैकेंसी आता है। अब किस किस ब्रांच के लिए आता है तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो ब्रांच के लिए आया है आपका, देखो ऐसे तो मेन रूप से 2 दिया हुआ है, ठीक है, एफ कैट एंट्री और एनसीसी स्पेशल। लेकिन इसके अंदर आप देखो क्या क्या दिया हुआ है। फ्लाइंग के लिए आया था, फ्लाइंग ब्रांच के लिए, और जीडी जिसे बोलते हैं तो ग्राउंड ड्यूटी। तो ग्राउंड ड्यूटी में भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक जो टेक्निकल और एक है नॉन टेक्निकल। दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका क्राइटेरिया अलग है, और जीडी में जो नॉन टेक्निकल है टेक्निकल है, इसके लिए सबके लिए क्या है, अलग अलग है। और सभी पोस्ट को लगभग जो है मेन एंड वीमेन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब कोर्स नंबर वगैरह हम नहीं देखेंगे, वैकेंसीज को इग्नोर करो, आपको पता चल गया ना। तो ध्यान देना, फ्लाइंग के लिए और ग्राउंड ड्यूटी के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए तो चलो भाई सब कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है वो सभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं है? चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए आपको इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है, बीटेक या फिर BA चाहिए। सभी पता चलेगा जब मैं जैसे ही आपको क्वालिफिकेशन में पहुँचता हूँ अभी, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो है एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर कंडीशन आपको दिख रहा होगा गाइज। तो नेशनैलिटी की बात तो हम नहीं करेंगे, पता है कि इंडियन ही भरेंगे, पाकिस्तानी तो आएंगे नहीं इसे अप्लाई करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एज की बात भी छोड़ो, क्योंकि एज जो है आपका एज, ये डेट ऑफ बर्थ मत देखो, बस ये समझ लो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है 20 से 24 साल के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो है 20 से 26 के लिए, नॉन टेक्निकल हो या फिर टेक्निकल हो, दोनों ही 20 से 26 इसका एज है। डेट ऑफ बर्थ जो हमेशा चेंज होता है ना, तो वही लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका 20 से 24। गाइस देखो यहाँ पे बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो फिर अधूरा देखोगे तो कुछ मिस हो जाएगा। क्या मिस होगा मैं पहले बताता हूँ। यहाँ पे सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो तो आप देख लोगे, लेकिन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड उससे भी ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज आपका लेग लेंथ कितना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बीच में स्किप करके मत जाना। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए आपके पास, वो आपका एज होना चाहिए 20 से 24 ईयर के बीच होना चाहिए, है ना। और देखो यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट पूछ रहे कि मार्टियल स्टेटस के बारे में, तो वो अनमैरिड होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, अनमैरिड होना चाहिए वो। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको वही मिनिमम यहाँ पे 60% होना चाहिए। तो 10th+2 में, ठीक है, 10th+2 में क्या होना चाहिए, 60% यहाँ पे दे रहा है कि आपको 10th+2 में मैथ और फिजिक्स तो होना चाहिए, और मैथ में भी कम से कम 60% आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 60% मार्क्स ईच इन मैथ एंड फिजिक्स। तो मैथ में भी 60% है, फिजिक्स में भी 60% है, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी एक में भी 1-2 नंबर कम है, ठीक है, अगर 60% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। क्या पहली बात तो देखो, ये तो आपका जो मैंडेटरी है, ठीक है, और इसके बाद जो 10th+2 में तो ये मैंडेटरी है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इसके बाद ग्रेजुएशन की भाई क्या जो ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है, तो फिर ग्रेजुएशन का भी कुछ होगा ना।
कि क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम जो है 60% होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि आपको कौन से जैसे कि आपका ऑनर्स क्या है ये नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बस बोला ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 3 इयर्स का होना चाहिए और साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए। अब आप साइंस की हो, मैथ ऑनर्स है, आर्ट्स है, ये नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, बस 10th+2 में आपका फिजिक्स मैथ होना चाहिए और दोनों में 60% होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो आपका 60% होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप बीई या फिर बीटेक आपका 60%, तो बात तो वही हुआ ना, तो फिर ज़्यादा छेड़छाड़ इस पर हम नहीं करेंगे। फ्लाइंग ब्रांच के लिए था जो मैंने अभी बोला। अब गाइस यहाँ पे देख लो ग्राउंड ड्यूटी, अगर टेक्निकल की बात कर लो तो यहाँ पे मैं ना ही बात करूँ तो अच्छा है, क्योंकि मेरे पास वो स्टूडेंट नहीं है। बिकॉज देखो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रही है, ठीक है, जिसके पास होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से वही अप्लाई कर सकते हैं 60% मिनिमम मार्क्स के साथ। अदरवाइज इसे टेक्निकल के लिए नहीं आप अप्लाई कर सकते। तो बाकी वो जो उसमें दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे अब ग्राउंड ड्यूटी जो है नॉन टेक्निकल की ब्रांच की बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो आप लोग, किसी भी जैसे कि ऑनर्स कुछ भी उससे नहीं मतलब है, 3 साल का होना चाहिए और साथ में आपका 60% ऑल ओवर मिला के मार्क्स होना चाहिए। इसमें ये नहीं लिखा कि सभी सब्जेक्ट में 60% होना चाहिए, बल्कि ग्रेजुएशन को ऑल ओवर मिला के जो भी आपका 60% यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रखा है इसने। चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या पे। इसके बाद गाइस एक एनसीसी का जो होता है ना, अब सबसे पहले समझ लो यहाँ पे एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है, एनसीसी स्पेशल ब्रांच जो निकलता है, और इसके अलावा जिसके पास एनसीसी स्पेशल ब्रांच से नहीं अप्लाई कर रहे हैं उन्हें 250 रुपये का फीस जो है पे करना होता है फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी एनसीसी स्पेशल एंट्री वालों को फ्री जो फ़ी है वो नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम में कोई इन्हें छूट वगैरह नहीं मिलती है। इस चीज़ की मत चक्कर में रहना कि एग्ज़ाम में इन्हें कुछ कट ऑफ वगैरह में कम मार्क्स जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़ी कम लगता है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है उनका। देखो बाकी जो फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल का पैरामीटर जो होता है वही होता है जो हर एक एग्ज़ाम में एयरफोर्स का होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है गाइस। यहाँ पे रुको, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर जाते हो, ठीक है, अगर फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे मेन और वीमेन दोनों के लिए कुछ क्या क्राइटेरिया क्या है, आपका हाइट जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, 162.5 होना चाहिए। फिर से आपका लेग लेंथ जो पैर की लंबाई का भी उसका जो है आपका मिनिमम 99 से लेके 120 cm के आसपास रहना चाहिए, ठीक है, इसके बीच रहना चाहिए। अब ये जो आपका पैर का भी लेग लेंथ जो होता है वो भी अलग होता है, ठीक है। अब बैठने के बाद आपकी कितनी होती है, सिटिंग हाइट कितनी होती है वो भी अलग है। देखो 81.5 cm से लेके मैक्स 96 cm है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को जरा ध्यान में देना होता है, मतलब ये सभी क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लो हो जाएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए वो था। अब गई देखो अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए कर रहे हो, ये नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए है, ठीक है, ब्रांच के लिए, तो 157.5 का CMS है मेल की तो ठीक है, और वीमेन का अगर 152 CMS है तो उनका चलेगा। अगर आप गोरखा से बिलोंग करती हो तो आपको यहाँ पे देखो मिनिमम 5 CMS का जो है छूट मिल जाता है, ठीक है। ये आपका तो हाइट का पैरामीटर हो गया। अब गई देखो इसके साथ वेट का भी बहुत सारा पैरामीटर है मेल के लिए, समझो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का मैं आपको नोटिफिकेशन लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना, मैं समझा दे रहा हूँ। अब गई देखो अगर आपका एज 15 से 17 के बीच में है और आपका हाइट अगर 152 cm है, ठीक है, तो आपका वेट कितना हुआ था 46 kg होना चाहिए। अगर आप 18 से 22 एज है आपका तो आपका कितना होना चाहिए, आपका 47 होना चाहिए। तो ये सभी जो क्राइटेरिया यहाँ पे दी हुई है, तो एज का भी दिया हुआ है आपका हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, फीमेल के लिए यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। अब विजुअल स्टैंडर्ड जो है आपका वही होता है जो एयरफोर्स में होता है, ठीक है। इसके बाद देखो गाइज अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर, जो ये तो उससे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, बिकॉज सिलेबस मायने नहीं रखता जब तक आप फिजिकल स्टैंडर्ड को पार नहीं करते हो, है ना। तो गाइज मैंने इसलिए सबको पहले बताया फिजिकल वगैरह क्राइटेरिया, बिकॉज अगर वो सब आप नहीं अगर आपके पास नहीं है तो फिर सिलेबस जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप अगर वो सभी चीज़ें आपके पास है जो मैंने ऊपर बता दिया, उसके बाद देखो सिलेबस देख लो क्या होता है। एफकेट की बात कर ले तो ये एग्ज़ाम जो 2 चरण में यहाँ पे देखो आपका एफकेट और जो रिटन एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, ठीक है, ये कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग नहीं किए हुए, BE BTech नहीं किए हुए, उन्हें बस ऑनलाइन एग्ज़ाम एक देना होता है, ठीक है। और जो एरोनॉटिकल से कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल के लिए भर रहे हैं फॉर्म फिल करने वाले, उन्हें EKT भरना होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के लिए भी एक एग्ज़ाम होता है। जिन्होंने BE BTech कर रखा है उनके लिए ही होगा, जिसके पास नहीं है और जो नॉन टेक्निकल के लिए से कर रहे हैं या फिर फ्लाइंग ब्रांच के लिए कर रहे हैं उन्हें ये एग्ज़ाम नहीं देना होता है।
तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आता है, वर्बल अवेयरनेस मतलब जीके आता है आपका, ये समझ लो, रीजनिंग आता है, मैथ आपका आता है, ठीक है, और इंग्लिश आता है, यही आते हैं चीज़। और गई देखो यहाँ पे जो टोटल है 2 घंटे का समय मिलता है ऑनलाइन एग्जाम में। टोटल जो क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होते हैं, कितने नंबर के, सॉरी 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के नहीं होते, 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है। तो ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 300 मार्क्स होते हैं। बाकी इंजीनियर वाले को जो है अलग से 50 क्वेश्चन आता है और 150 नंबर के आते हैं, वो तो छोड़ो यहाँ पे, बिकॉज इंजीनियर कोई नहीं दिख रहा होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो जो लोग मेरे पास स्टूडेंट अभी हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। 100 क्वेश्चन 300 नंबर के पेपर होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और ड्यूरेशन आपका कितना होता है, 2 आवर्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम यहाँ पे दी हुई है पहले से, तो 3 नंबर एक क्वेश्चन का है, ठीक है। अगर एक गलती करते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनाते हो तो इसके लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, बल्कि उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ये सभी यहाँ पे चीज़ दी हुई है। बाकी यहाँ पे गए देखो, इंग्लिश में पेपर होता है, आप चाहे जीके का पेपर दे लो, ठीक है, वो भी इंग्लिश में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था, सारे क्वेश्चन जो थे इंग्लिश में थे, जीके हुआ या फिर रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, सारी इंग्लिश में आते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने बता रखा था। बाकी सिलेबस देखो वही सब चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा टफ लेवल का आता है। चैप्टर्स आपको लगभग सारे वही पढ़ने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बेसिक ना देखे, थोड़ा सा हाई लेवल का दिया जाता है सिलेबस जो है आपका। तो इन सभी चीज़ों पे हम बात ना करें, देखो और ये सभी होने के बाद क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका एसएसबी होता है, ठीक है। आपका रिजल्ट जब आ जाएगा, प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एसएसबी होता है, 5 दिन का एसएसबी होता है। फिर एसएसबी को क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये सभी को फॉलो करना होता है। बात लगता है, मुझे उम्मीद है जहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। और हाँ गाइस, एयरफोर्स का जो न्यू बैच मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, ग्रुप एक्सेंट वाई के लिए, एयरमैन के लिए, ठीक है। तो लग जाना जरा इस बार पूरे जोशों से। और जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था एयरफोर्स ग्रुप एक्सेंट वाई का, तो फेज़ 2 के लिए आप लोग लग जाओ अभी से। गुड बाय।